आफ्टरनून। बैठे बैठे। हेलो। 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 एक्सरसाइज 3 पार्ट 2। अच्छा भाई, शांति बनाएंगे। बात करने के लिए बाहर जा सकते हैं, ऐसा बताया ना। बता तो रखा है। आराम से बात करो। बाहर सीट वीट कुर्सी लगी हुई है, बैठ करके आराम से बात करके आओ। क्योंकि अभी डिस्कशन हो रहा है। और ऐसे लोग जो होमवर्क भी ना करके आए और डिस्कशन में भी शामिल ना हो, वो तो बधाई के पात्र होते ही। मेहनत करने वाले लोगों को हमेशा उनको थैंक यू बोलना चाहिए, है ना। ताकि वो एक साल के लिए तो आपसे बाहर हो जाएंगे। दो ही तो साल का मौका है, उनमें से एक साल तो वो आउट हो जाएंगे, है ना। कंपटीशन में रहेंगे नहीं। और ये बहुत जरूरी चीज़ है, बराबर के से लोग हैं। थोड़ी कम मेहनत करेंगे तो कंपटीशन से आउट होने। मात्र 2-3 सवालों से फर्क पड़ेगा। जो टॉपर बच्चे उनको नहीं फर्क पड़ने वाला है, पर एवरेज बच्चे को 2-3 सवाल से सब फर्क पड़ जाएगा। दो फिजिक्स के सवाल, दो केमिस्ट्री के, दो मैथ्स के, हो गए 6 सवाल। 6 सवाल में तो हो गए कॉलेज रैंक सब चेंज। बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। हजारों में रैंक चेंज हो जाएगी। 5,000 की 10,000 हो जाएगी। रैंक की इतनी फर्क पड़ जाती है। इसलिए ऐसे लोगों को तो थैंक यू कि वो हकदार होते हैं। पढ़ने वाले लोग पूछे भाई, है ना। तो एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 का डिस्कशन करना था हमें। तो पहले 5 सवाल में कोई क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हो? नहीं, ये विद्यार्थी पूछ। तुम कुछ दिनों से अनुपस्थित थे क्या? ऐसा लग रहा है कि दिखे नहीं थे कई दिनों से। रोज आते हो? चुपचाप बैठ रहे थे यूं? आज पूछ रहे हो इसलिए दिख गए यूं? तो पहला सवाल इसने पूछा। अच्छा पूछा तुमने, अच्छा सवाल पूछा। बताओ किस किस ने कर लिया पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 पहला सवाल। कितने विद्यार्थियों से हो गया? देखो, होने वाले एक दो लोग कह रहे हैं, और पूछने वाला एक है। बाकी का क्या समझू मैं, है ना। आंसर भिड़ाने वाले लोग क्या आंसर देखते हैं भिड़ा लेते हैं, हाँ ये वो आ रहा है, ओके ओके, ठीक। सब ऑब्जेक्टिव समझते हैं, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आंसर है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऐसे आंसर देख देख के टिक मार लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो इसने पूछा है कि इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है और एक लूप हमें दे रखा है। तो लूप वायर पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसका हिसाब क्या होगा ना, प्रोपोर्शनलिटी। इसमें I1 करंट, इसमें I2 करंट। तो किसने कर लिया? ये कौन कौन कह रहा था भाई जिससे हो गया ये? तुम्हारे से हो गया? देखो तुम्हारे बगल में बैठा है करने वाला। तो हम इसी से पूछ लेते हैं, यही बता देगा, है ना। तो ये फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी के बारे में सवाल था इसका। शायद साइड रेडियस ए है क्या? और क्या ये डिस्टेंस क्या है? ये बी है। डी है, अच्छा डी, छोटा डी। ये डी हो गया। तो वायर और उस लूप में फोर्स बताओ कि कैसे किया। अच्छा, फॉर्मूला पढ़ा हमने। टॉर्क बराबर
फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर होता है। ये तो अच्छी बात है, होता है। एम क्रॉस बी, ये टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ के आए हम। ये किसके ऊपर किसका टॉर्क? लूप के ऊपर टॉर्क। ठीक है, क्योंकि लूप छोटा सा है तो इसलिए उस जगह का बी एक जैसा मान सकते हैं, तो इस फॉर्मूले से टॉर्क आ जाएगा। तो इस वायर की वजह से इस लूप के ऊपर टॉर्क मिल गया। ठीक है, तो इसका एम तो हो गया I2 × पाई a² और μ0 I1/2 πd। इस टॉर्क का डायरेक्शन किधर हुआ? देखो एम तो इसका अंदर है और बी भी अंदर है, तो कॉस साइन जीरो, जीरो आ गया। एम की जगह एम, बी की जगह बी, और साइन थीटा भी लिखूंगा ना, तो साइन जीरो लिख दूं। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए नहीं, पर इससे तो जीरो आ रहा है। फिर वैसे हम ये पढ़ा था कि है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लूप पर फोर्स जीरो होता है, तो इसलिए जीरो भी आ रहा है, इसलिए वो गलत नहीं आ रहा है। इसका मतलब यूनिफॉर्म मानने से जो भी होगा वो हिसाब सही नहीं होगा। जो भी वजह है फोर्स लगने की वो वजह नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसकी नॉन यूनिफॉर्मिटी को बिना कंसीडर किए फोर्स की वैल्यू नहीं आ पाएगी। यूनिफॉर्म मानने से फोर्स नहीं आएगा। यानी जो इस तरीके से तुम कहना चाहते हो उसमें तो टॉर्क तो जीरो आने का पड़ रहा है। या फिर हम इसको इंटीग्रेट करें, फिर वैसे निकालें। तुम अब इसमें ये चाह रहे थे कि F/D लिख दूं, यही चाह रहे थे ना, कि इस टॉर्क को मैं F/D लिख दूं, फिर तुम्हारा काम बन जाएगा I2 I1 μ0, पाई से पाई कट गया, अपॉन 2 a² / d उधर चला गया, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू a/d आ गया स्क्वायर फॉर्मेट में, है ना। और आंसर मिल रहा है। बात तो बन रहा है, और बात तो बिगड़ भी रहा है। बैठो, और किसने कर दिया? तुम कुछ कह रहे थे, तो वो क्या छुप रहे हो? दोस्त लोगों की मदद भी करना चाहते हो। जिसने किया वही तो आगे रहता है ना। दूसरे लोग थोड़ी कर पाते उसके बराबर। तो बताओ भाई, है ना। ऐसा लग रहा है कि कुछ बैठे दूर हो गए। तो हेलो, बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। तो तुम तो कुछ कहो भाई, जो तुमने किया था, बैटरी चेंज। हेलो।
हेलो। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। उतना ही ये उस पे लगाएगा। अब तुम किसी एक का निकाल के बता रहे हो, तो वायर की वजह से लूप पे तुम निकालने के बता रहे हो। ठीक, इसको मिटाते हैं। ये कह रहा है कि मैं वायर की वजह से लूप पे फोर्स निकाल के बताऊंगा। बताओ भाई, कैसे बताओगे? ILB, आइडियल क्रॉस बी। ILB होता है ना। लगाओ फिर फार्मूला। ठीक है, यहाँ से अपन चलते हैं थीटा एंगल पे, और AD थीटा लेंथ वाला एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। AD थीटा एलिमेंट वाला, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो DF की वैल्यू I2 इंटू DL, AD थीटा साइन थीटा आई केप कॉस थीटा जे केप IDL क्रॉस बी, बी है अंदर की तरफ माइनस के केप, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D माइनस A कॉस थीटा माइनस के केप। ये DF वेक्टर आ गया। कर दो ग्रेट, इंटीग्रेट। प्रोपोर्शनलिटी निकाली। चलो एक बार इसको कर लेते हैं, है ना? फिर तुम्हारी बात पर आते हैं। 2 मिनट बैठ जाओ, बैठ के बता देना अगली बार, है ना? तब तक सोच लो आराम से, है ना, जो तुमने सोचा था। तो ये तो फोर्स वेक्टर आ गया। अब देखो यहाँ पर आ रहा है आई क्रॉस के। आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस जे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास म्यू नॉट I1 I2 इंटू ए अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन में साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय D माइनस ए कॉस थीटा। आपने बताया था जे के आ गया, प्लस दूसरा वाला म्यू नॉट I1 I2 इंटू ए अपॉन 2 पाई। जे क्रॉस के क्या होता है? आई, तो माइनस आ जाएगा ये। तो ये इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा D माइनस ए कॉस थीटा माइनस आई के, 0 से लेके 2 पाई तक पूरा कवर करना है ना। ऐसा आ जाएगा। अब आप लोग इसका इंटीग्रेशन तो जानते हैं। क्या जानते हैं? D माइनस ए कॉस थीटा को Z मान लेंगे, तो ये ए साइन थीटा डी थीटा डी जेड हो जाएगा। तो D माइनस ए कॉस थीटा को Z मान लिया, तो माइनस एक साइन थीटा डी थीटा प्लस हो गए डी जेड। तो ए इधर ले जाएंगे, डी जेड अपॉन जेड हो गया। तो क्या एल एन जेड हो गया? तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ए तो चला गया, एल एन जेड की जगह आ गया D माइनस ए कॉस थीटा, और लिमिट लग गया 0 से 2 पाई। 2 पाई रखा तो क्या है? अरे इसमें कुछ मेरे मन में विचार आ रहा है कि गड़बड़ कैसे हो रहा है। नहीं, ये कहना चाह रहा था कि एल एन डी आ गया क्या? 2 पाई रखा तो क्या होगा? D माइनस है।
जीरो आ गया, दोनों वैल्यू सेम आएगी, तो ये सही बात है। जे के डायरेक्शन का फोर्स तो जीरो हो गया, होना भी चाहिए था। आई के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अब इसमें चलते हैं। माइनस म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ए। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? ये वाला इंटीग्रेशन बताओ भाई, राइट वाला। कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी माइनस ए कॉस थीटा। अब तो इंटीग्रेशन पढ़ लिया ना, कैसे होगा? आप तो सॉल्व करके बता दो मुझे कि यहाँ क्या लिख। कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए माइनस डी माइनस ए कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दो। ए ऊपर ले लिया, ए कॉस थीटा अपॉन डी माइनस ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब करना क्या है? प्लस माइनस डी कर लो, ताकि एक टर्म घट जाएगा। हाँ, अच्छा लग रहा है। तो एक बार माइनस डी करेंगे तो इसका तो माइनस आ जाएगा, सिर्फ डी थीटा रह जाएगा, 0 से 2 पाई। फिर नेक्स्ट वाला आएगा प्लस, तो अपन ने माइनस डी वाला ले लिया, प्लस डी वाला रह गया। तो फिर प्लस डी अपॉन डी माइनस ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, 0 से 2 पाई आई के। ठीक है। अब अब उसका करो, इसका क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या बता रहे हो, बताओ तो कुछ इसका। अब ऊपर ए कॉस थीटा जोड़ दे घटा दे हैं, फिर वही वही करते रहेंगे, घूम फिर के घर लौट आएंगे। डी एक्स ए प्लस बी कॉस एक्स, ऐसा इंटीग्रेशन आता है कि आपको? जैसा पिछली बार किया था एक बार, 10x/2 से किया था ना, फिर सॉल्व करके ले आना। अच्छा चलो, एक बात कहना चाहते हैं, फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, कुछ आएगा, जो भी आएगा। अब उसमें जो यहाँ कुछ आएगा, ये तो 2 पाई की टर्म में आ गया ना। ये वाला जो आएगा उसका वैल्यू रेशो वाइज तो कोई नंबर टाइप आएगा ना। बस ये डी बाहर रह जाएगा, यूँ कह सकता है ना, डी बाहर रहेगा। ये वाला टर्म तो जीरो हो गया।
अब इंटीग्रेट करके हमें तो प्रोपोर्शनलिटी बतानी है ना फोर्स की, तो ये सब तो कांस्टेंट हो जाएंगे, ये तो जीरो ही हो गया। अब इस वाले में ये 2 पाई आ गया है, फिर ये सब्ट्रैक्ट होगा तो प्रोपोर्शनलिटी, ये भी कोई एंगल ही आना चाहिए। अगर एंगल कुछ आता है तो आप प्रोपोर्शनलिटी प्रूव नहीं कर पाओगे, ये तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये वाला टर्म जीरो नहीं, ये सही किया ना अपन ने ये वाला टर्म, क्योंकि अपन ने कॉस थीटा ऊपर नीचे किया तो ऐसा आ गया। तो इसकी वजह से जो इस पे हमने फोर्स लगाया वो सॉल्व करने से लगभग ऐसा आ रहा है। और हमको ये पूछ रहे हैं कि फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी डिस्टेंस के साथ क्या रही, तो डिस्टेंस का एक्सप्रेशन जब तक ये सॉल्व नहीं होगा पता नहीं लगेगा। ए तो इसमें से कहाँ चला गया, ए गायब हो गया, क्योंकि ए कॉस थीटा इसके साथ चला गया, तो इसलिए ए तो रहेगा नहीं। इसका इंटीग्रेशन यहाँ बता दो क्या आता है, जल्दी से कर लो इसको, या प्लस माइनस जो भी होगा यहाँ पर। टेन थीटा बाई टू की टर्म में किया था ना पिछली बार, वैसे रिजल्ट निकाल लो, इसको याद ही रख लेना, बढ़िया रहेगा, बार बार आ रहा है ना। मतलब अपन ने cos x को टेन टू थीटा बाई टू की टर्म में रख देंगे। आप तो एक जनरल फार्मूला तैयार कर लो ताकि अगली बार जब भी आएगा ना सीधा पुट करेंगे, क्योंकि बार बार। हाँ भी करेंगे, उससे दूसरे तरह से करेंगे। अभी तो फिलहाल तो अपन जो बेसिक मेथड है ना उससे कर रहे हैं। हाँ समझ गया मैं। अगर तुम कैंसिल कर दोगे तो फिर ये डी थीटा प्लस माइनस जीरो हो गया, फिर तो जीरो तो आ ही रहा है ना। वो जो अंतर है वही तो निकालना है, थोड़ा सा अंतर है जो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है ना उसी को निकालना है। जीरो तो प्रूव हो ही रहा है डी जीरो बड़ा मानने से। डी माइनस ए कॉस थीटा को आप कह दोगे कि डी हो गया, बस डी बहुत बड़ा है, डी डी ऊपर नीचे काट दिया, एक माइनस डी थीटा हो गया प्लस डी थीटा हो गया, दोनों का सम जीरो आ गया, तो टोटल जीरो हो गया। बताएंगे इसका कितना आया आंसर, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आई, इस फॉर्मेट में बता दो। अच्छा इसी का बता रहे हो, चलो इसी का लिख देते हैं, माइनस म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, तो ये -2 पाई हो गया, इसका बता रहे हो। है अंडर रूट लिखो, डी प्लस ए, एक सेकेंड रुक जाओ, कॉस एक्स को टेन थीटा बाई टू के टर्म में क्या लिख सकते हैं, टू 1 - tan² थीटा बाई टू अपॉन 1 + tan² थीटा बाई टू।
ये क्या होता है, इसका रूट होगा क्या? नीचे हो गया सेक्स स्क्वायर थीटा ना, और सेक्स स्क्वायर थीटा बाई टू, ये थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू। तो ये तो हो जाएगा, इसको कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो नीचे वन हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कॉस थीटा हो गया ना, ये वही लिखा हुआ है। तो एक तरह से इंटीग्रेशन में ये आएगा डी एक्स अपॉन ए प्लस बी, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय ए इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बी इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। फिर इसको सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इन प्लस ए माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसा हो गया है ना। अब इसको अपन टेन एक्स बाई टू को कुछ मान लेते हैं, टी मानना चाहते हैं, टी बराबर टेन एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर को माने क्या? हाँ, फिर टेन एक्स बाई टू, तो डी टी अपॉन डी एक्स, ये हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू वन बाई टू डी एक्स, अगर डी एक्स तो उधर लिख ही लिया, तो ये ऊपर डी टी आ गया, टू डी टी आ गया। तो ये इंटीग्रेशन हो गया हमारा टू डी टी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इंटू टी स्क्वायर। ए माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, तो नीचे आ गया ए माइनस बी प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया ना। अब इसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली जानते हैं आप लोग, तो वो क्या होता है, वन अपॉन ए माइनस बी इंटू अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और टेन इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, यही आएगा ना। तो अब ये क्या हो गया, ये ऊपर चला गया, नीचे दोनों आ गए अंडर रूट के अंदर, तो क्या आंसर बना टोटल, ये दोनों का अंडर रूट कॉमन हो गया, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टेन इनवर्स, अब टी किसको माना था, तो अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, टेन एक्स बाई टू। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया ना, एक्स के टर्म में आ गया ना पूरा, तो ये रिजल्ट हो गया इसका इंटीग्रेशन ऑफ दिस। एक टू का फैक्टर ये ऊपर था, तो यहाँ टू रख दूं, एक टू छूट गया था, टू यहाँ पे था ना, इंटू टू, अभी ठीक लिख दिया ना।
ये ऐसे स्क्वायर में ऐसे ऊपर नीचे नहीं आया, ऐसा लग नहीं रहा कुछ। अच्छा, ठीक लिखा है कि कॉमन वोमन सही लिया था? सब अच्छा लग रहा है, कोई बुरा नहीं है। ओके, तो अब ये रिजल्ट याद रखेंगे। क्या रिजल्ट हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी 10x/2। आप लोगों ने इंटीग्रेशन तो ए से बहुत सारे याद कर रखे होंगे ना? एक और कर लो, है ना? अब इस फॉर्मूले को यहां लगाने की बारी आ गई। अब तो लगा दोगे? इसमें लगाना है। इसके वैल्यू बताओ, अब यहाँ क्या रखूंगा? ये था ना इंटीग्रेशन, तो फाइनली यहाँ पे क्या रखना है ये बताओ। ए और बी की जगह पर, यहाँ पर ए की जगह तो हो गया डी, और बी की जगह हो गया माइनस ए, है ना? तो यहाँ पर ए की जगह तो डी रख दो, और बी की जगह माइनस ए। तो यहाँ पर आ गया 2 अपॉन, ये डी तो बाहर आ गया, 2d अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 10 इनवर्स। अब उससे मतलब नहीं, वैसे 10 इनवर्स वाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। अभी 10 इनवर्स के अंदर अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी, ये क्या लिखूंगा? ए माइनस बी क्या हो गया? अंदर वाला जीरो आ रहा है, कैसे? हाँ, तो ये सारा टर्म जीरो हो गया, ये वाला -2 पाई रह गया, ये सारा टर्म जीरो हो गया। ऐसा बात है क्या? जीरो हो गया क्या? ऐसा लग रहा है कि नहीं होना चाहिए। एक बार 2 पाई रखा ना, तो 2 पाई रखने से पाई हो गया, पाई तो माइनस का होगा, और एक बार रखेंगे जीरो तो ट्वाइस नहीं हो जाएगा क्या? डिफरेंस निकालेंगे ना। देखो, एक्स का वैल्यू जीरो रखोगे तो जीरो आ गया, पाई तो जीरो ही होता है, माइनस का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो फिर ये तो जीरो हो गया टर्म। तो फाइनली फोर्स क्या आ गया? μ0 I1 I2, बस 2 पाई भी कट गया। क्या कह रहे हो? ये फोर्स है? क्या फोर्स का डायमेंशन मिल रहा है क्या, जरा देखो। कुछ गलती हो गया लगता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। डायमेंशन तो मैच कर रहे हैं, डायमेंशन मैच कर रहे हैं, ये इक्वेशन सही लिखा है। यहाँ पर जो हमने इंटीग्रेट किया, उसमें से ये वाला a cos थीटा दे करके ऐसे सॉल्व किया, इस वाले में एक d ऊपर पड़ा था, तो ये d हमारा हमने बाहर तो लिखा था, पर ये अंदर वाला सारा टर्म ही जीरो हो गया। देखो, ऐसा आना तो नहीं चाहिए था। हाँ, ये वाला टर्म रह गया, इसलिए नहीं आया। अब सवाल में देखो क्या पूछा है।
नहीं, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा कि जो 0/0 का फॉर्म आ रहा हो। हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट हो रहा है ये। लिमिट बाद वाली रखोगे, पहले वाली लिमिट रखोगे, घटाओगे। अच्छा, यहाँ से जो एक ए था, ये ए है ही, और कोई है ही नहीं। तो फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस आ गया। लूप के साइज से भी इंडिपेंडेंट आ गया। ऐसा गलती नहीं होना चाहिए भाई। देखो यहाँ से करो। यहाँ से डिस्टेंस डी हो गया, और ये डिस्टेंस हो गया d-a cos थीटा, इस वाले पॉइंट का लोकेशन। तो d-a cos थीटा ही लिखा है अपन ने। और इसका जो एंगल थीटा इधर आ गया, इधर आ गया 90, इधर थीटा हो गया। तो a cos थीटा sin थीटा ये भी सही लिखा है, ILB। और 90 डिग्री का एंगल है, ये बी की डायरेक्शन माइनस के हो गए, ये हो गया। I×K सही लिखा है J, ये वाला टर्म पूरा खत्म हो गया। ये वाला इंटीग्रेशन में कोई गलती है तो देख लो। सब सही तो किया लगता है। नहीं है ना? हो रहा है ना? वो तो सब इक्वेशन तो ठीक, यहाँ तक तो सब सही चल रहा है। सॉल्व करने से आया भी है, पहले निकाल भी रखा है, ऐसा करने से आ भी जाता है। अब ये है कि सॉल्व हमने क्या किया, कोई गलती कर दिया है। कैलकुलेट तो करने से आता है, ऐसा मुझे ध्यान है। अब ऐसी कौन सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर? हमने प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी थी बस, और उसमें डिस्टेंस का रोल नहीं आ रहा है। अच्छा, फोर्स भी आई कैप डायरेक्शन का आएगा या नहीं, सिर्फ यही वाला चेक करना था। इस वाले में ए कॉमन बाहर है हमारे पास पहले ही, और अच्छा, इसमें ए इसके साथ गुणा में है। तो इसके हिसाब से तो फिर अपन ने जो इंटीग्रेट किया ना, वो इसका इंटीग्रेशन है। इसका मतलब यहाँ पर ए कॉमन आ गया ना, ये वाला ए जो है ये बाहर रहेगा। ये वाला ए तो बाहर रह जाएगा ना, ये वाला ए। पर ये अपन ने इसमें चेंज कर लिया, डी में कर लिया, अपना इंटीग्रेशन इसमें आ गया। -a cos थीटा। देखो, इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें I2 करंट जा रहा है। इसकी वजह से, जो इसमें करंट जा रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर अंदर होगा, और इससे निकल करके बाहर इधर आएगा। तो इस जगह सब जगह मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। बाहर की तरफ होगा तो इसमें करंट यूं जा रहा है, तो IL क्रॉस बी से फोर्स इधर की तरफ लगेगा।
तो इसलिए ये तय हो गया कि इस पर फोर्स जो है ऐसे ही आएगा, फोर्स कम होता जाएगा पर पूरे वायर पे फोर्स ऐसा आएगा, इसकी वजह से जो इसके ऊपर फोर्स आएगा। अब यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको मैग्नेट मान ले, है ना, इसको मैग्नेट मान ले अंदर की तरफ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रखते हुए, तो ये फिर इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन का पॉइंट हो जाएगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड यूं घूम करके ऐसे आएगा और किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाकर के अपन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है अंदर की तरफ एम हो गया, और यहाँ से कोई भी वाई डिस्टेंस के ऊपर अपन एक पॉइंट ले लेते हैं, डी वाई थिकनेस का छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। इधर से ऊपर का जैसा फोर्स होगा वैसे नीचे का होगा, डबल कर लेंगे, यहाँ से ऊपर तक का कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब इस एम की वजह से ये डिस्टेंस तो डी हो गया सेंटर तक, तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसकी वजह से वहां का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डिस्टेंस का क्यूब। तो डिस्टेंस का क्यूब हो गया डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस तरफ और करंट हो गया उस तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन आ गई इस तरफ, दोनों परपेंडिकुलर है। तो I1 इंटू डी वाई, ये डी एफ की वैल्यू आ गई, I1 इंटू डी वाई माइनस डायरेक्शन में ले लिया ना, हाँ इधर ले लिया। मैग्नेटिक फील्ड यूं है एम, एम का अपोजिट माइनस एम इधर आ गया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, ये इसका वैल्यू आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, ये ILB फोर्स हो गया, फोर्स की डायरेक्शन इधर आ गई। अब इन सबको इंटीग्रेट कर देना है, तो इंटीग्रेट करेंगे, फोर्स की लिमिट डबल कर देते हैं इसको, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, y की लिमिट, y की लिमिट 0 से इन्फिनिटी और ट्वाइस कर देते हैं इंटू 2। तो म्यू नॉट आई इंटू एम अपॉन 2 पाई I1, और ये रह गया डी वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, 0 से इन्फाइनाइट। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, इसका सॉल्यूशन बताओ फटाफट से। फाइनली क्या है इंटीग्रेट करने से, ये बता दो। अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप का कुछ आएगा। म्यू नॉट I1 इंटू एम अपॉन 2 पाई डी क्यूब बाहर ले लिया, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिमिट 0 से इन्फाइनाइट। तो इन्फाइनाइट रखेंगे तो क्या होगा, म्यू नॉट I1 इंटू एम अपॉन 2 पाई डी क्यूब। एक बार इन्फाइनाइट रखो, इन्फाइनाइट रखने के लिए नीचे से y कॉमन ले लिया ना, नीचे से y कॉमन काट दिया, तो डी बाय वाई हो गया 0, तो 1 आ गया, इन्फाइनाइट रखने से 1 आ गया, तो 1 - 0, तो ये फोर्स आ गया। तो फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया म्यू नॉट I1, एम की वैल्यू हो जाएगी I2 इंटू पाई ए स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2 पाई 1 आएगा कि डी आएगा, डी क्यूब आएगा क्या? एक बार चेक कर लो इंटीग्रेशन सही किया क्या। ये डी क्यूब कैसे आया बाहर? वाई की जगह क्या लिखा? हाँ, ये कट गया ना, स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, मतलब अपन ने क्या किया कि इस लूप को मैग्नेट बना दिया, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लिखा और मैग्नेटिक फील्ड से हिसाब लगा लिया, आ गया। ये वाला हिसाब भी आएगा। यहाँ पे कुछ गलती हो रही, अभी तुरंत मिल नहीं रही। ऐसा करने से भी आएगा, कर रखा है मतलब, वहाँ पे की क्लास में कुछ गड़बड़ हो रही है ना। इस तरीके से तो ये प्रूव कर ही दिया कि इसकी वजह से इस पे कितना आएगा। और इसको कोई आसान तरीके से भी कर सकते हैं क्या? आसान तरीका भी विचार में आता तो है कुछ। ये तो वैसे आसान है, मुश्किल नहीं है। एम मान करके लिखा है, बड़ा एक्सप्रेशन भी नहीं है, जल्दी से आ रहा है। अब प्रोपोर्शनलिटी का मामला आ रहा है, तो कुछ लोगों ने सीधे सीधे प्रूव किया जैसे तुमने किया, यूनिफॉर्म मान करके, जीरो टॉर्क को जीरो ना मान करके बस प्रोपोर्शनलिटी ले लिया, है ना। यूं कह दिया कि थोड़ा सा अंतर होगा, प्रोपोर्शनलिटी तो वही रहेगी, फैक्टर ही तो चेंज होगा। तुम कुछ कह रहे थे, कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो फिर ये तरीका अपन अभी देख लेते हैं। इस दूसरा वाला जो पहले किया ना, उसको दोबारा अच्छे से चेक करना एक बार, आता है उससे भी, है ना। सेम उससे भी आएगा, क्योंकि लॉजिक उसमें गड़बड़ नहीं हो रहा कुछ भी। और बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। कौन पूछ रहा है फोर्थ क्वेश्चन? क्या समस्या है बताओ। आंसर नहीं आ रहा है? इसमें लिखा है कि कुछ लोकेशन पर धरती का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इतना है, और एक मैग्नेटिक नीडल है, उसका लेंथ इतना है, पोल स्ट्रेंथ इतना है। इसको मिड पॉइंट से सस्पेंड किया है। ये 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ बनाती है। अगर उसे हॉरिजॉन्टल रखना पड़ता है तो हमें उसके एंड पॉइंट पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक नीडल तो ऐसे झुक के रहना चाहती है, इसको यहाँ पे हिंज कर रखा है, क्योंकि उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जो है धरती का, वो तो इतना ही है बी। उस इलाके में बी, ये वाला एंगल 45 है। बी ऐसा है तभी तो मैग्नेट ऐसा है। अब अपन इस मैग्नेट को जबरदस्ती से हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं, तो जबरदस्ती से हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं तो फोर्स लगा के रखना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि एंड पॉइंट पे हमने फोर्स लगा रखा, तो इसका लेंथ हो गया L/2। तो हिंज के अबाउट हमारा टॉर्क कितना हो गया, FL/2, बराबर मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क। मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ है, ये वाला एंगल थीटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क हो गया M×B, तो MB साइन थीटा। अब जो B थीटा, B कॉस थीटा, B साइन थीटा, तो B हॉरिजॉन्टल हो गया, क्योंकि थीटा तो 45 है ना। तो कॉस थीटा लिखो या साइन थीटा लिखो, तो ये वाला वैल्यू तो B हॉरिजॉन्टल हो गया। तो FL/2 M×B हॉरिजॉन्टल। इससे नहीं आ रहा है, ऐसा कह रहे हो? 45 डिग्री है ना, तो B साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी लिखो, वो हॉरिजॉन्टल के बराबर हो जाएगा।
2 m b हॉरिजॉन्टल अपॉन लेंथ, ये सब डेटा दे रखा है ना इसमें। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, थीटा 45 है, कॉस थीटा साइन थीटा से कहाँ फर्क पड़ रहा है? ठीक है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 हमने अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए 6 छोड़ सकते हैं अभी। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे, उसके बाद कर लेना। फिर इसके बाद में 9th क्वेश्चन, ये भी नहीं पढ़ा है, आगे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, 10 पूछ रहे हैं। एक स्क्वायर लूप जिसकी साइड है 2a, जिसमें करंट आई जा रहा है, जो कि एक्जेक्ट प्लेन में रखा हुआ है, विथ इट सेंटर एट ओरिजिन, इसका सेंटर ओरिजिन पे है। क्वेश्चन नंबर 10। एग्जैक्ट प्लेन, ऐसा स्क्वायर लूप बना लिया। इस तरफ एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इस तरफ जेड एक्सिस ले लेते हैं, तो ये एग्जैक्ट प्लेन हो गया। फिर ऐसा दे रखा है कि एक लॉन्ग वायर है, कैरिंग करंट आई इज प्लेस्ड पैरेलल टू जेड एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट 0, b, 0, तो जिसका वाई कोऑर्डिनेट बी है, यानी कि इधर हो गया। ऐसा एक वायर है, जेड एक्सिस के पैरेलल ऐसा एक वायर आ रहा है, मान लेते हैं कि ऐसा रखा हुआ है, तो उस तरफ होगा, क्योंकि वाई उधर है ना, उधर वाली साइड में रखा हुआ है। ठीक है, जेड एक्सिस के पैरेलल। तो इसका अच्छा तरीका ये होगा कि हम इसका कोई दूसरा व्यू बना लेंगे। अभी देखते क्या है क्या पूछा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द लूप अबाउट जेड एक्सिस, तो इस लूप के ऊपर कितना टॉर्क आ रहा है उसकी वजह से। इसमें करंट जो जा रहा है वो अपन मान लेते हैं किसी डायरेक्शन में दे रखा है कुछ, किधर भी मान लो, है ना। करंट तो ऐसे मान लेते हैं, और उस वायर में भी करंट सेम है क्या? सेम करंट, उसमें आई करंट हो गया उस तरफ। तो अब अपन क्या करते हैं, इसका टॉप व्यू बना लेते हैं। इसका दूसरा व्यू बनाते हैं, टॉप व्यू। जब इसको ऊपर से देखेंगे लूप को ऐसे, तो ऐसे देखेंगे तो फिर हमको दिखेगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। टॉप व्यू में हमें दिखेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। टॉप व्यू में हमको हमारा वायर दिखेगा, जो इधर दिया था ना वायर, उसमें करंट जा रहा है आई, जेड एक्सिस के लॉन्ग, ये ऐसा दिख जाएगा। और ये वाला लूप जो है ऐसे दिखेगा, इसमें करंट आई, फिर नीचे की तरफ करंट आई, फिर वापस करंट आई, फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ करंट आई, यूं ऐसे दिख रहा है ये वाला लूप। तो अपन को क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस पे कितना टॉर्क होगा, इसकी वजह से इस पे कितना टॉर्क होगा, ये हमें निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा। ऐसा करके वेरी करेगा, ऐसे ये सिलेंडर के लॉन्ग होगा इस तरह से यूं। तो ऐसा होने से कौन सी साइड है जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगी, जिन पे फोर्स आएगा। तो ये जैसे एक बार के लिए यही करंट मान लो आप, ये उस तरफ ऐसा, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं घूम रही होगी, तो यहाँ पर ऐसे आ रही होगी, यहाँ पर ऐसे आ रही होगी। तो अब इसमें से इस पे जो फोर्स निकालना चाहते हैं हम,
तो ये वाला जो सेगमेंट अपन को मिल रहा है ना यहाँ पर, इस पे फोर्स की डायरेक्शन इक्वल अपोजिट हो जाएगी, जो यूं जा रहा है यूं जा रहा है। और यहाँ वाले में क्या होगा, इसमें करंट जा रहा है नीचे और बी है उधर, तो आई डी एल क्रॉस बी से फोर्स आ गया इधर इस तरफ, और इसमें है इधर और करंट है इधर, तो आई डी एल क्रॉस बी से फोर्स आया इधर, तो इसकी वजह से एक टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। तो वो हम ये वाली जो साइड ये पैरेलल है, तो ये फोर्स लिख सकते हैं इसके ऊपर, यहाँ का बी लिख करके आई एल बी की टर्म्स में, तो इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ मैं। तो इसका करंट तो आई हो गया और इसका लेंथ हो गया एल, साइड क्या है इसकी 2a, 2a आई एल बी, इसका बी चाहिए, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है बी, और ये डिस्टेंस ए, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो म्यू नॉट आई अपॉन, वो भी आई वन आई है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फोर्स आ गया। ये फोर्स जो आ रहा है इस लेंथ के परपेंडिकुलर है और इस मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से अगर अपन इसका थीटा माने, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो 2f cos थीटा इंटू डिस्टेंस हो जाएगा टॉर्क, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा f cos थीटा इंटू 2a, f तो आप वहां से निकाल चुके हो, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे म्यू नॉट आई स्क्वायर इंटू 2a अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू, इस ट्राइंगल से कॉस थीटा चाहिए, तो b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2a। कितना दिया हुआ है, यही दे रखा है। मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा ऐसा सवाल था कि कॉम्पिटिटिव ऑप्शन दे दिया इन्होंने, इनका अजय को अपना फाइनल आंसर जो आ रहा है ना, उसमें ऐसा हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि म्यू नॉट आई स्क्वायर, एक टू तो काट देते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू बी, एक टू रह गया ऊपर, टू ऊपर रह गया और नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें लिख रखा है कि कोई बड़ा है इसमें से एक, कौन बड़ा है, बी बड़ा है, तो बी बहुत बड़ा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन ने बी स्क्वायर ले लिया, तो फिर बी स्क्वायर लेने से क्या होता है ए स्क्वायर बाय अपॉन बी वाला एक ऐसा ऑप्शन भी दे रखा है ना, और ज्यादा एग्जैक्ट वाला भी दे रखा है और सिंगल करेक्ट वाला सवाल है, तो कुल मिला के क्या करें, ऐसे अजम्पशन का तो यूज ही नहीं हो पा रहा है, तो अजम्पशन लगा के ए भी सही हो रहा है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, पर बेस्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा एक ही चुनो, तो वो चुनो जो श्रेष्ठ है, तो इन दोनों में से जो श्रेष्ठ है वो हमने चुन लिया, है ना। बी बहुत बड़ा होने से आप इसमें क्या कर रहे होंगे, टॉर्क निकालने के लिए एम क्रॉस भी लगा रहे हो, सीधे ही आ रहा होगा और ए वाला आ रहा होगा, और फिर आंसर बी दे रखा होगा, और ऐसा गड़बड़ हो रहा है, तो ये मेंस वालों ने ना अच्छा ऑप्शन नहीं दिया, ये इनकी गलती है।
क्योंकि इस अजम्पशन में सवाल करवा रहे हैं, फिर खुद वो अजम्पशन नहीं मान रहे, आंसर देते वक्त अजम्पशन नहीं मान रहे, सवाल में दे रहे हैं, तो अदालत में बहस की जा सकती है। पर ये क्या रिजल्ट रिजल्ट हो गया, डिग्री मिल गई लोगों को, किस सन में था ये? अभी कॉलेज में बैठे होंगे लोग, अगले साल तक निकल जाएंगे, तो कौन लड़ेगा भिड़ेगा, है ना? ऐसे चल रही दुनिया। तो ये तो हो गया सवाल। और 25, 25, 24, 25, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स ईच कैरिंग दिस पैरेलल टू ईच अदर, ये क्या सवाल में दिक्कत है? इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हो, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच? इन्फिनिटी लॉन्ग तो नहीं है, डिस्टेंस कितना आ रहा आंसर में? सही कह रहे हो तुम तो। फाइनली अगर उसको कांस्टेंट मान करके डिस्टेंस आया, वो आया कितना है, आंसर कितना है? कितना आंसर है वो? 5 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तब तो वाकई में जो तुम कह रहे हो वो सच्ची बात है। हमको इंटीग्रेट करने में मामला बन रहा है इसके ऊपर तो, पर वो हमसे हो नहीं पाएगा, है ना? अब ये मेंस के लोग हैं, नियम तोड़ देते हैं, है ना? नियम लगाएंगे तो भारी पड़ रहा है। अब देखो ये सवाल है ना, जो हमने डिस्कस किया, ये पूछा तो उन्होंने M×B के लिए था, आंसर इन्होंने ये वाला दे दिया, है ना? अजम्पशन उसके हिसाब से दिया था, आंसर ये वाला दे दिया। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि लेंथ तो फाइनाइट है, और इनफाइनाइट मान के आंसर दे दिया, और फाइनाइट मानने वाला भोला ईमानदार बच्चा उलझ के बैठा रहेगा, है ना? ऐसा होता है, दुनिया में ऐसा चलता है, ईमानदार लोग ऐसे पीछे रह जाते हैं। बैठो, ठीक है? तो इनफाइनाइट मान के आंसर आ रहा है ना, नहीं मानोगे तो नहीं आएगा, इतना ही तो होगा। सच रहेंगे हम बस, सच्चे तो हम ही होंगे बस, बस नंबर नहीं मिलेंगे, सॉल्व भी नहीं होगा, है ना? अभी कोई सवाल पूछना रह गया क्या? 27 इसी पेज पे है। 27, 27 देखिए, क्वेश्चन 27, 27 में दे रखा है कि सिंगल आयनाइज्ड मैग्नीशियम, this ion accelerated through kinetic energy, this projected perpendicular to magnetic field, the radius of the path formed will be, रेडियस पूछा है, तो रेडियस में तो सीधा तो फॉर्मूला है, √2m अपॉन क्यू बी, है ना? अब काइनेटिक एनर्जी सिंगल ही आयनाइज्ड है ये, तो चार्ज तो काइनेटिक एनर्जी को कितने से एक्सेलरेट कराया? क्यू इंटू डेल्टा वी। क्या पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, फिर क्या है? √2m, m इसका हो जाएगा 24 प्रोटॉन का मास, तो 1.6, 10⁻⁻27, काइनेटिक एनर्जी 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5 × 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बी का वैल्यू 0.5, ये आर का वैल्यू चाहिए भाई। अब इस आर की वैल्यू में आप देखोगे 1.6, 1.6 बाहर आ गया, 1.6 नीचे, 1.6 हो गया, 1.6 बाहर,
1.6 आउट हो गया। 27 और 19 मिला के कितने होते हैं? -46। -46। 46 का बाहर, बाहर 3 कम कर ले। -46 का बाहर ले आते हैं। -23, -19, -4 ऊपर रह गया। 2 इंटू -4, 2 इंटू 10 की पावर -4। अब अंदर कौन रह गया? 24 इंटू 2, 2 इंटू 24 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 3। ये हो गया ना? 10 हो गया। फिर बाहर निकाल लिया। 2 इंटू 5 10 हो गया। 10 की पावर 4 100 बाहर आ गया। 10 की पावर -2 रह गया। 2 इंटू 10 की पावर -2, √24 हो गया। उसको 25 मान ले। 25 मानेंगे तो 5 आ गया। 24 का 25 करना पड़ रहा है। फिर आंसर आ रहा है। ठीक है। क्या ये मेंस वाले लोग ऐसे पूछने लगे क्या, फिल इन द ब्लैंक्स? ये थोड़ी होता है। इंटीजर टाइप। आंसर इंटीजर में दीजिए। तो इंटीजर में आ रहा है सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? 10। 10 सेंटीमीटर। तो 10 दे दिया होगा। ठीक है फिर। और बताइए। 35। 35 जानना चाहते, चलो देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35। एक सिंगल करंट कैरिंग लूप जिसमें आई करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एज सीन फ्रॉम द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। पॉजिटिव जेड में देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज दिखता है। और प्लॉट ऑफ द जे कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ए। ठीक है। तो इस तरह से हमें दिया हुआ है लूप ऐसे। इस तरफ है जेड एक्सिस, इस तरफ एक एक्सिस और एक एक्सिस इस तरफ। इस तरफ है एक्स, इस तरफ वाई। ये तो सही जम नहीं रहा है। पॉजिटिव जेड तो फिर इधर आएगा नहीं ना। अगर इधर एक्स होगा इधर वाई होगा तो फिर जेड इधर थोड़ी होगा। आप देखो डायग्राम में तो ऐसा बना रखा है, गलत बना रखा है है ना? फिर हमें इससे दिक्कत नहीं पड़ेगी, अपन को तो वाई कंपोनेंट चाहिए ना। ठीक है। ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कहीं मैग्नेटिक फील्ड का वाई कंपोनेंट चाहिए। तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल घूमता है, यहाँ पर ऐसे करंट जा रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं जाती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस जगह पर, तो अपन जानते हैं कि इसका वाई कंपोनेंट 0 होगा। टोटल भी ऐसा होगा, है ना? और इन्फिनिटी में भी 0 होगा। तो ऐसा ग्राफ ढूंढना है जिसके अंदर जब z 0 तो वाई कंपोनेंट 0 होना चाहिए, और जब z की वैल्यू इन्फानाइट हो तो भी 0 होना चाहिए। तो ऐसा ढूंढो जिसमें 0 हो। अब पहला और चौथा रह गया। पहले और चौथे में अब डायरेक्शन का रूल आ गया। तो इधर भी ऊपर की तरफ है और इधर भी ऊपर की तरफ है, तो दोनों तरफ पॉजिटिव होगा। तो पहले वाला हो गया। ठीक है।
अच्छा, मैंने एरो गलत बना दिया। एरो गलत बना दिया ना। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो यूं आ रही ना। एरो गलत बनाया। सही है, वो उल्टा होगा। यही हो रहा है ना, उल्टा ही तो आ रहा है। वो वहां पे डायग्राम गलत बना दी तो। मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ पर आएगा? थोड़ा सा बीच में आएगा। इधर। अच्छा, ये कि कैसे पता करेंगे, ये एक सवाल है। तो ये पता करने के लिए ना, हम पता नहीं कर पाएंगे। अगर पता करना चाहते हो तो मैग्नेट मान के कुछ कर सकते हो, है ना। मैग्नेट वाले से निकाल के देख सकते हैं। ये सवाल बन रहा है एक अच्छा। ये जो मैग्नेट होता है ना, नॉर्थ साउथ वाला, इसका एक अच्छा सवाल बन रहा है कि मैग्नेट के अंदर, क्योंकि अपन फॉर्मूला सभी जगह जानते हैं, तो किस जगह इधर वाला कंपोनेंट सबसे ज्यादा होगा। वो निकालने के लिए आप जनरल फॉर्मूला निकाल लो। तो आप किसी भी थीटा एंगल पे जानते हो मैग्नेटिक फील्ड। थीटा एंगल पे आता नहीं है। फिर इसकी जगह पर आप 2m, है ना, अपॉन r³ m cos थीटा μ0/4 पाई। एक कंपोनेंट इधर हो गया और एक इधर हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे आप। तो ये वाला थीटा है, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। तो फिर वाई कंपोनेंट निकालोगे। μ0/4 पाई m/r³। ये बाहर आ गया। इस साइड में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। और इसका क्या हो गया, 2 cos थीटा साइन थीटा। ऐसा आ रहा है क्या? इसका 2 का फैक्टर आएगा, 2 cos थीटा साइन थीटा। इसका साइन थीटा कॉस थीटा। ये वाला m साइन थीटा होगा, तो इसका m साइन थीटा आएगा इधर। फिर उसका कंपोनेंट कॉस थीटा। तो ये y कंपोनेंट हो गया। अब इसको 3 हो जाएगा ना, 3। तो ये आ गया μ0/4 पाई m/r³, 3 sin थीटा कॉस थीटा। अब अपन ने क्या चीज फिक्स कर दिया यहाँ पर, ये कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया। ये हाइट फिक्स किया ना, ये वाला हाइट। तो जब भी आप किसी पोजीशन पे जाएंगे तो ये हाइट फिक्स है। तो ये r है और ये m था। ये वाला एंगल थीटा हो गया। तो ये थीटा हो गया, तो r साइन थीटा इज इक्वल टू ये डिस्टेंस d, फिक्स हो गया। तो r को हटा सकते हो d/sin थीटा। फिर तुम डिफरेंशिएट करके निकालो। कर लोगे ना। पर ये कोई करने के लिए नहीं था, ये थोड़ी करना था सवाल, है ना। ऐसे निकाल नहीं पाएंगे, पर मैग्नेट से निकाल लेंगे। दूर वाले डिस्टेंस के लिए चलेगा ये, आसपास होगा तो नहीं चलेगा। और बताइए, हो गए सारे या किसी के सारे रह गए होंगे, है ना। किसी किसी के सारे रह जाएंगे। तो अब ये अगली बार के लिए बताइए क्या करोगे। इसका पार्ट 1 कर लोगे। ठीक है, ज़्यादा सवाल नहीं है उसमें। ठीक है ना, ताकि कंप्लीट हो जाएगा।
सेकंड वाले लूप में करंट की प्रॉपर डायरेक्शन क्या होगी? दो चॉइस है आपके लिए। एक चॉइस तो ये है, एक ही है। ऊपर वाला लूप जो है उसमें करंट बढ़ रहा है। अगर ऊपर वाले लूप में करंट बढ़ेगा तो नीचे वाले लूप में करंट किस डायरेक्शन में होगा? अपर लूप में करंट इंक्रीज कर रहा है तो नीचे वाले लूप में करंट की सही दिशा क्या होगी? ए और बी में से चुनना है। ये जो दो डायग्राम बना रखे हैं ना, ए और बी वाले, इन दोनों में से एक चुनना है। आगे आंसर कौन कह रहा है कि ए इज करेक्ट चॉइस? ए इज द करेक्ट चॉइस। कोई नहीं कह रहा। बी इज करेक्ट चॉइस। इतने सारे लोग बी कह रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो कैसे डिसाइड करते हैं। तो डिसाइड करने का तरीका ये है कि ये जो जिसमें करंट जा रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा होगा। इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ऐसा आ रहा होगा। इस लूप में करंट जाने से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स ऊपर की तरफ, तो इसमें से भी ऊपर की तरफ फ्लक्स जा रहा है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि करंट जो है वो इसमें इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें ऊपर की तरफ फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो ये चाहेगा कि फ्लक्स ऊपर की तरफ ना बढ़े, तो ये खुद का फ्लक्स, सेल्फ फ्लक्स नीचे की तरफ आएगा, तभी इसका फ्लक्स ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा। और सेल्फ का फ्लक्स नीचे की तरफ कब आता है इसमें से देखेंगे। अगर इसमें यूं करंट जाता है तो इसका खुद का फ्लक्स तो ऐसा आएगा, और इस वाले का फ्लक्स नीचे की तरफ आएगा। तो खुद का फ्लक्स नीचे की तरफ जिस केस में होगा वही वाला केस बनेगा, तो वो बी वाले केस में हो रहा है, इसलिए बी सही हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया कि हम फ्लक्स बदलना नहीं चाहते हैं। लेंज ने ये कहा था कि फ्लक्स मेंटेन करना चाहता है, अपोज करेगा फ्लक्स के चेंजेस का। तो फ्लक्स ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो खुद का फ्लक्स नीचे की तरफ रखेंगे। अगर फ्लक्स ऊपर की तरफ घट रहा होता तो खुद का फ्लक्स ऊपर की तरफ रखते। तो खुद का फ्लक्स नीचे की तरफ रखेंगे तो अपना अंगूठा नीचे की तरफ करेंगे, तो जिधर फिंगर्स घूमेंगी उधर ही करंट जा रहा होगा। ऐसे करंट आ रहा है। एक और तरीका ये है कि कोई इसको ऐसा मान ले कि इसको पास लेके आ रहा है। ये वैसे इफेक्ट होगा जैसे कि करंट बढ़ाने का इफेक्ट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना। मैग्नेटिक फील्ड बनाना मतलब इस मैग्नेट को पास लाना। मतलब आप ऐसा मान लो कि यहाँ पर एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ का, जिसको आप पास लेके आएंगे, तो नॉर्थ साउथ के मैग्नेट को पास ला रहे हो, तो इसका अपोज कैसे करोगे? साउथ के सामने साउथ आ जाए
तभी इसका विरोध किया जा सकता है। तो इस साउथ के सामने साउथ कैसे आएगा? जब अंगूठा नीचे की तरफ रखा जाएगा, करंट ऐसा होगा, तभी ये ऐसा बनेगा। तो इस तरह से इसका हिसाब ये बन गया कि ऐसे फ्लो होगा। अधिकतर बच्चों ने सही किया ये। अगर इसमें ऐसा होता कि ये लूप होता और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को हम रिलीज करते, या पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ आता, तो फिर क्या होता? एक पॉजिटिव चार्ज नीचे आ रहा है और यहाँ पर एक लूप दे रखा है। ये एक पॉजिटिव चार्ज है जो नीचे आ रहा है। व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट? एक तो ऐसा हो सकता है, एक तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, फैसला हो गया। फैसला कर लिया गया। जो कह रहे हैं कि ए करेक्ट चॉइस है, ए इज द सही आंसर। जिनका कहना है कि बी सही है, ए नहीं, बी सही है। बी के सपोर्ट में कोई नहीं है। जिसका कहना है कि सी सही है। अच्छा ठीक है। अभी इसमें क्या होगा कि ये जो चार्ज चलता है ना, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? सर्कुलर होता है। इसके चक्कर खाता हुआ, इसके चक्कर खाता हुआ, यहाँ पर ऐसा होगा, तो फ्लक्स ही जीरो हो गया, क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री पर आ गए। तो चार्ज की वजह से लूप के ऊपर फ्लक्स जीरो है। पास आए चाहे दूर आए, क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा 90 डिग्री का एंगल है, फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है। तो ईएमएफ आएगा ही नहीं, तो करंट आएगा ही नहीं। तो आंसर है नो करंट। बोले तो सी वाला आंसर। ना ए सही ना बी सही, सी सही। ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा करंट, क्योंकि फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। आप लोगों ने कैसे बनाया? भूल गए कि पॉजिटिव चार्ज है ना। सर्कुलर पता था मैग्नेटिक फील्ड, फिर भी ऐसे गड़बड़ हो जाता है ना। ठीक है, चलो आज के समय यहीं पे रोकते हैं, खत्म हो चुका है। और ये तो अच्छी क्लास नहीं है हमारी, 3 बजे वाली। तो ठीक है, आगे आप लोगों को होमवर्क तो दे ही दिया है, कर लेना वो।